माना पहले ब्रांड पर लगाया गया धन, ब्रांड पर लगाया गया धन x रुपया। तो जब हमने पहले ब्रांड पर x रुपया लगा दिया तो दूसरे ब्रांड पर हमको लगाने के लिए कितना पैसा बचा? मेरे पास 30,000 रुपया, तो हमने एक जगह x रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो दूसरे जगह हमको लगाने के लिए 30,000 माइनस x ही ना बचा। तो माना दूसरे, इसलिए दूसरे ब्रांड पर लगाए जाने वाले थे, इसलिए दूसरे ब्रांड पर लगाए जाने वाले धन कितना बचा? हमने तो एक x रुपया एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल में से हम घटा लेते हैं, यानी 30,000 रुपया में से हमने क्या लिखा? x कितना रुपया, क्योंकि 30,000 रुपया ना लगा रहा है। तो अब लिखिए केस फर्स्ट, जब ब्याज कितना हो, जब ब्याज वार्षिक ब्याज, जब वार्षिक ब्याज कितना मिले? ब्याज 1800 हो, क्योंकि एक पर 1800 का ब्याज मिल रहा है, दूसरे पर 2000। तो हम पहले केस में चलते हैं, जब ब्याज 1800 हो तब हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो लगाया गया धन कितना था? x था, और एक 30,000 क्या था? 30,000 माइनस x था, और इस पर हमें जो ब्याज मिला वो 5%, यानी 5% का मतलब 5/100, और दूसरे पर जो ब्याज मिला वो 7%, यानी 7/100, और टोटल मिला के हमारा पैसा कितना ब्याज मिला? 1800। आप इनको हल करें तो इनके साथ गुना करें, x × 5/100 और प्लस इसको साथ गुना करें, तो 30,000 माइनस x गुने 7/100 किसके इक्वल हो जाएगा? 1800 के। इन दोनों में से 100 को एलसीएम के रूप में आप लें तो आप पाएंगे कि 5x हो गया, और इनको 7 के साथ गुना किए, 70 × 21 50 जगह 2,10,000, और माइनस इसमें गुना किया -7x, और ये किसके इक्वल हो गया? 1800 के। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें कि हमने 5x में से 7x को घटा लिया तो -2x हो गया, और ये 10 के 10 रह गए, 2 लाख कितना? 10,000, और ये हमारा जो बचा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के, और ये हमारा बचेगा कितना के? 1800 के। डायरेक्ट गुना करें, हमने इसको ऐसे तिरछे गुना कर दिया, हमने 5x में से 7x को घटाया -2x, ये 2,10,000 हुआ, और इसको ऐसे क्रॉस गुना कीजिए तो आप पाएंगे कि 1,80,000 ये हो गया। तो जो -2x हो गया, इसको बराबर के वो साइड आप भेजेंगे तो पाएंगे कि ये 2 लाख, ये ऊपर हो गया 1,80,000, अब -2 लाख कितना? 10,000। आइए, जो -2x हो गया, 1,80,000 में से 2,10,000 हमारा चला गया, तो -30,000 है कि बच गया। अब 30,000 को आप काट दीजिए तो 15,000 बच गया, 15,000, यानी x जो हो गया वो किसके इक्वल हो जाएगा? 15,000। तो पहले ब्रांड पर हमने लगाया गया धन x था ना, तो पहले ब्रांड पर लगाए जाने वाले धन कितना हुआ? 15,000 रुपया, और चूंकि पहले ब्रांड पर हमने 15,000 लगा दिया और मेरे पास 30,000 रुपया ही था, तो हमने एक जगह 15,000 इन्वेस्ट किया, तो दूसरे जगह हमको लगाने के लिए कितना धन बचा? 15,000 में से हम 30,000 में से हम 15,000 को घटा लेंगे, यानी 15,000 बचा। इसलिए हम लिख सकते हैं पहले ब्रांड पर लगाया गया धन कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया, और दूसरे ब्रांड पर भी उतना ही लगेगा। दूसरे ब्रांड पर लगाया गया धन कितना बचा? वही 30,000 में से हमने 15,000 को घटा लिया, तो 15,000 रुपया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला, केस फर्स्ट में जब ब्याज 1800 मिलेगा, और इन चीजों को आप उतारिए, और हम ब्याज जब 2,000 रुपया मिलेगा तब हम आपको बनाते हैं। और ठीक दूसरे जो 2,000 ब्याज लगना है, जो जिस पर 2,000 रुपया ब्याज मिल रहा है, उसका भी ठीक यही प्रोसेस है।
आपको केवल यहाँ लिखना होगा केस 2, जब ब्याज कितना हो, जब वार्षिक ब्याज कितना हो 2000 रुपया, क्योंकि पहले पर तो हमें 2000 रुपया ही न मिल रहा है, दूसरा पर 18, पहला पर 1800 ब्याज मिल रहा था, दूसरा पर 2000 है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, हमें 1800 की जगह केवल 2000 लिखे जाएंगे। पुनः वही हल कर दीजिए, जब आप पाएंगे तो x गुने 5/100 ये हो जाएगा, और प्लस 30,000 माइनस एक्स गुना 7/100 ही हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे 2000। वही बात है, 100 एलसीएम हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, ये 70×21 2,10,000 और माइनस 7x, और ये किसके बराबर हो जाएंगे 2000। आप इसको ऐसे गुना कीजिएगा तो ये घट जाएगा, तो माइनस जो 2x हो गया और प्लस 2,10,000 ये किसके इक्वल होंगे, ऐसे गुना कर देंगे यानी 2 लाख के, 2 लाख के। अब क्या करें, इनको इस साइड घटाएं तो ये जो माइनस 2x हो जाएगा ये इधर जाएंगे, यानी 1, और इसको आप घटाएं तो 4 0 1 2 3 4, तो माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 10,000 के हो जाएंगे, और जब 10,000 के हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में काट जाएंगे, यानी 5,000 के इक्वल हो जाएंगे। तो x कितना हो गया 5,000, यानी पहले ब्रांड पर केस 2 में जब पहले ब्रांड पर धन लगाएगा तो 5,000 रुपया लगाएगा, इसलिए हम लिख देंगे पहले ब्रांड पर लगाया गया धन कितना 5,000। किस स्थिति में, केस 2 में जब उनका ब्याज 2000 वार्षिक मिलेगा 5,000 रुपया, और दूसरे ब्रांड पर लगाया गया धन, दूसरे ब्रांड पर लगाया गया धन कितना हो जाएगा 30,000 रुपया में से हम 5,000 रुपया को घटा लेंगे, यानी 30,000 और माइनस 5,000, तो आप पाएंगे कि टोटल कितना हो गया 25,000। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का, जब ब्याज 1800 हो और जब ब्याज 2000 हो। इन चीजों को आप उतारिए, हम आगे वाले प्रश्न बना रहे हैं। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें दिया है कि एक पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन शास्त्र की किताब, 8 दर्जन भौतिकी की किताब और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताबें हैं। उनका दाम 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया है प्रत्येक किताब का दाम। तो आव्यूह बीजगणित द्वारा प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से कुल कितना धन प्राप्त होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो केमिस्ट्री की किताबें हैं वो कितना है 10 दर्जन, यानी 10 दर्जन में कितनी किताबें होगी, क्योंकि एक दर्जन में 12 किताबें होती है ना, तो 10 दर्जन को आदि आपस में गुना करें तो 120 दर्जन, जो 120 किताब केमिस्ट्री की हो गई। अब मेरे पास फिजिक्स की कितनी दर्जन है 8 दर्जन, तो 8 इंटू यदि हम 12 करें तो 96 वो फिजिक्स की किताबें हो गई। और मेरे पास जो इकोनॉमिक्स की किताबें, अर्थशास्त्र की किताबें कितनी है 10 दर्जन, तो 10 इंटू 12 करें तो 120 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताबें हो गई। अब मान लें कि एक किताब का दाम, केमिस्ट्री के एक किताब का दाम कितना है 80 रुपया, फिजिक्स के एक किताब का दाम कितना है कै रुपया है 60 रुपया, और इकोनॉमिक्स के एक किताब का दाम हमारा कितना है 40 रुपया। तो इनको सीधा सीधे आप बना लें। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको आप सोल्व करके डायरेक्ट लिखें, क्योंकि किताब हमारे पास कितना है 120, और फिर क्या वो है 96 गो, और फिर 120 गो। और इनका जो है केमिस्ट्री की किताब हो गया ये, या फिजिक्स की किताब हो गया, इकोनॉमिक्स की किताब हो गए, और ये जो केमिस्ट्री की किताबें हैं इनका दाम कितना है 80 रुपया, और जो फिजिक्स की किताबें हैं उनका दाम कितना है 60 रुपया, तो हम 60 रुपया लिख दें। और जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की किताबें उनका दाम कितना है 40 रुपया, तो 40 रुपया। अब क्या करें, इनको आपस में गुना कर दें, तो 120 इंटू आप गुना करेंगे 120 इंटू 80, यानी 120 गुना 80, और प्लस इनको आप गुना कर दें 96 गुना कितना 60, और प्लस 120 गुना कितना 40। जब आप इनको गुना करेंगे तो 8 96 यानी 9,600 रुपया
आप इनको गुना कीजिएगा तो 6 छक 36 की 6 बाकी 3 और 9 छक 54 और 3 5760 रुपया और वर्ग 4800 रुपया। जब आप इनको आपस में जोड़ेंगे तो 20,160 रुपया और यही टोटल हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20वां का कि टोटल जो पुस्तकों को बेचने से हमारा धन प्राप्त होगा वो कितना होगा 20,160 रुपया। इन चीजों को आप आराम से उतारिए। और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दो अंतिम प्रश्न हैं जो इन पर आधारित है। आप देखेंगे कि आपके प्रश्न किताब में दिया है कि x2 गुना n कोटि का अव्यव है, y3 गुना k कोटि का अव्यव है, z2 गुना p कोटि का अव्यव है, wn गुना 3 कोटि का अव्यव, p गुना k कोटि का अव्यव है। तो पहला प्रश्न है 21 और दूसरा प्रश्न है 22 की py प्लस wy को परिभाषित होने के लिए इनमें से कौन होगा। और 22 है कि n बराबर p आलू तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो हम दोनों को बहुत आराम तरीकों से आपके सामने हल करते हैं। क्योंकि पहले हम देखते हैं कि ये py है, तो यहाँ हम देखते हैं कि p की जो कोटि है वो हमारा क्या है। तो आप देखें कि p की कोटि p इंटू k है, तो p की कोटि को हमने p इंटू k लिख दिया। और जो y है उसकी कोटि क्या है, तो y की कोटि को आप देखें y की कोटि के 3 इंटू के है। अब ध्यान दें py कब परिभाषित होता है, py तभी परिभाषित होंगे जब इनके कॉलम इनके क्षैतिज के बराबर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों को परिभाषित हो गए। py के परिभाषित होने के लिए इनके स्तंभ इनके कॉलम इनके क्षैतिज से मिलान करने चाहिए, क्योंकि पहला क्षैतिज और पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ होता है ना। तो हमके इन तिरछों को मिलान नहीं हो रहा है, यानी इसका जो कॉलम है इनके पंक्ति से मिलान नहीं कर रहा है। तो पहले py तो परिभाषित नहीं होगा, तो इसको परिभाषित होने के लिए k को 3 के बराबर होना चाहिए। जब इन दोनों मिल जाएंगे तो हमारा जो गुणनफल p इंटू k का होगा, तो py की जो कोटि होगी p इंटू k हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए पुनः wy है, तो पुनः w को आप कोटि को लिखिए। तो हमारा जो w की कोटि है n गुना 3 है, और पुनः आप इसकी कोटि को लिखिए y, तो y की जो हमारा कोटि है कितना है 3 गुना k है, यानी 3 गुना k है। तो आप देख सकते हैं कि 3 गुना k है, तो 3 गुना k है ना, 3 गुना k है। तो इन दोनों में तो इनके पंक्ति और इनके स्तंभ इनके पंक्ति आपस में मिलान कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो wy होगा वो किसके इक्वल होगा, जब पंक्ति है इसके स्तंभ और इनके स्तंभ इनके पंक्ति मिलान कर दे तो हमारा गुणनफल इनके बराबर होगा, यानी कितना होगा n गुना k के। तो आप पुनः अब आइए, अब नाव में आइए कि हमें किसको निकालना है, py प्लस wy ना, py प्लस wy। तो आप देख सकते हैं कि हमने py की जो कोटि लिखी है, py प्लस wy, तो जो py की कोटि है आप देख सकते हैं py की हमने कोटि निकाला है, कितना है p गुना k का, तो p गुना k लिख देते हैं। और wy की जो कोटि हमने निकाली है वो n गुना k का है, यानी wy की जो हमारी कोटि हो है वो कितना है n गुना k के। तो आप ध्यान दें दो आलू आपस में तभी जुटेंगे जब इनके कोटियां समान हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि k तो बराबर है, लेकिन p और n आपस में बराबर नहीं होती है। इन दोनों के जोड़ने के लिए दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। तो k तो मिल रहा है, यानी इनके स्तंभ से मिल रहा है, लेकिन कॉलम तो आप इनके पंक्ति तो नहीं ना मिल रहा है, p और n बराबर नहीं है। इसका मतलब कि इसको परिभाषित होने के लिए जो p है वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होना चाहिए, यानी p किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो यहाँ हो गया कि p n के बराबर होना चाहिए, और एक कंडीशन यहाँ मिला था कि k 3 के बराबर होना चाहिए। यानी टोटल मिला के py प्लस w को परिभाषित होने के लिए k को 3 होना चाहिए और p को क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तीन ऑप्शन में से जो चुनिए कि क्या है, k को 3 होना चाहिए और p को n होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर हम 22 को देखते हैं कि जो हमारा 22 दिया है, 22 हमारा
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, जो किया है कि n बराबर t, तो आप 7x माइनस 5z की कोटि निकालिए। p गुना 2 होगा, 2 गुना n होगा, n गुना 3 होगा, या p गुना n होगा। तो ध्यान दें कि हमने x की कोटि निकाली है कि हमारा जो x की कोटि है ये कितना है, 2 गुना n का। तो 7x की कोटि कितनी हो जाएगी, इतना ही हो जाएगी, क्योंकि किसी भी आव्यूह में कांस्टेंट संख्या से गुना करने पर उनके कोटियां नहीं बदलती है। जैसे हमने मान लिया 2 है और 2 4 6 8 है, तो यदि हम इनमें आपस में गुना करें तो कोटियां तो हमारा 2 गुना 2 4 का ही रह जाएगा ना। इसी प्रकार x कोई आव्यूह है और 2 गुना n कोटि का, और यहाँ एक कांस्टेंट संख्या से गुना हो रहा है, तो हमारा कोटि जस का तस रह जाएगा, यानी x जितने कोटि का है 7x उतना ही कोटि का हो जाएगा। अब यहाँ पर जो z की वैल्यू है, जो z की कोटि है, तो z की कोटि 2 इंटू p है, 2 इंटू p है, तो 5z की कोटि भी वही रह जाएगी, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुना करने पर उनके कोटि नहीं बदलते, तो 2 गुना p की हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दें कि हमें 7x माइनस 5z की कोटि पूछी जा रही है ना, कितना, 7x माइनस 5z की कोटि। तो आप देख, तो हमें 7x माइनस 5z की कोटि निकालनी है ना, तो आप यहाँ पर देखिए कि 7x की जो हमने कोटि निकाला वो कितना है, 2 गुना n का, और माइनस ये हो जाएगा 5z, और 5z की हमने जो कोटि निकाला ये 2 गुना p है। तो आव्यूह को जुटने या घटने के लिए इनकी कोटियां समान होनी चाहिए। तो आप तो देख सकते हैं 2 गुना n ही है और 2 गुना p ये है। फिर आप पुनः देखें कि जो 7x की 7x हमें हो गया, ये 2 गुना n हो गया, 2 गुना n कोटि का हो गया, और माइनस ये 5z हो गया, और ये हो जाएगा 2। और आप देखें कि जो p है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है, यानी तो p की जगह हमने n लिख दिया। अब ये देख सकते हैं कि ये इनकी कोटि और इनकी कोटि, यानी 7x की कोटि 2 गुना n और 5z की भी कोटि 2 गुना n, तो कोटियां समान हो गई, तो ये दोनों आव्यूह में जुट जाएंगे, ये दोनों आव्यूह आपस में घट जाएंगे, और आव्यूह जुटेंगे या घटेंगे तो उनकी कोटियां नहीं बदलती है, यानी ये घटेंगे भी तो कोटि यही भी हो जाएगी, और इतना जुटेंगे भी तो कोटि वही हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 7x माइनस 5z की जो कोटि होगी वो कितना होगा, 2 इंटू n, यानी 2 इंटू n हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमने प्रश्न में 3.2 के सारे प्रश्नों को बनाया। फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आए, आप हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए कहें। तब तक के लिए जय हिंद।